यहाँ पधारे सभी गणमान्य जनों को सादर नमस्कार। क्षितिज के आज के अनुष्ठान के इस चरण में मैं प्रतिभा बर्वे, नाट्य संस्था पथिक की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो पथिक इंदौर सादर प्रस्तुत करता है मुखौटे। ये देश के नए पुराने लघु कथाकारों की लघु कथाओं पर आधारित लघु नाटिकाएं हैं। इनके निर्देशक हैं श्री नंदकिशोर बर्वे। विशेष मार्गदर्शन श्री सतीश श्रोत्री। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं श्री सतीश श्रोत्री, श्रीमती स्वाति श्रोत्री, श्री नील माधव भुसारी, श्री मिलिंद शर्मा, श्री संजीव दीघे, श्री रुपेश आपटे, श्रीमती सारिका आपटे, श्री राहुल प्रजापति, श्री तेजस रत्नपारखी, श्री नितिन नानेरिया और श्री नंदकिशोर बर्वे। तो लीजिए प्रस्तुत है मुखौटे। पहली प्रस्तुति ब्लॉक। लेखक राम मूरत राही। लोगों के अपनों के और दूसरों के प्रति बदलते व्यवहार को बताती है यह लघु नाटिका। तो देखते हैं ब्लॉक। जी पिताजी प्रणाम। अरे क्या हो गया? कब से? जी तो अभी तबीयत कैसी है आपकी? हाँ मैं कल सुबह आपको पेमेंट कर देता हूँ। जी आप मुझे ये बताएं, आप गूगल पे या पेटीएम पर है क्या? जी ठीक है पिताजी, मैं कल सुबह आपको कर देता हूँ। जी प्रणाम। ख्याल रखिए। पापा का फोन था। क्या है फिर? उनकी तबीयत खराब है, कुछ पैसों की आवश्यकता है। पैसों की? कितने पैसे? तकरीबन 10,000। 10,000? तुमने कहा नहीं पैसे कोई पेड़ पे लगे हैं, तोड़ो और दे दे आपको। हम भी तो परेशानी में ही हैं। ऐसी बात करती हो? पापा हैं, फ्रेश होने जा रहा हूँ, नाश्ता लगा दो डायरेक्ट। पैसे पैसे पैसे, जब देखो तब पैसे। आज तो मैं नंबर ही ब्लॉक किए देती हूँ। हाँ? ये नंबर तो मेरे पापा का है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तब उनका दृष्टिकोण देश दुनिया के लिए यह कैसे व्यापक होने लगता है। आप भी देखिए इस प्रस्तुति में। पापा कब आओगे? लेखक श्री दीपक गिरकर। सरकारी विद्यालय के कक्षा 5 के बच्चों को कक्षा अध्यापिका ने एक पत्र लिखने को कहा। सभी बच्चे अपनी अपनी रफ कॉपी में अपने पिताजी को एक पत्र लिखो जिसमें उन्हें अपनी पढ़ाई की प्रगति से अवगत करा। चलो लिखो बच्चों। लांस नायक दीप सिंह, जिनकी ड्यूटी कश्मीर के पूरी सेक्टर में थी, उनके बेटे राहुल ने उनको पत्र लिखा। पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। मैं जब छोटा था और आपसे फोन पर बात होती थी तो आपको हमेशा एक ही बात कहा करता था, पापा आप कब आ रहे हैं? आपकी बहुत याद आ रही है। लेकिन पापा मैं आपको अब कभी नहीं कहूँगा कि आप कब आ रहे हैं, कि मुझे पता चल गया है देश सेवा से बढ़कर कोई दूसरी बड़ी सेवा नहीं होती। मुझे आपका बेटा होने पर गर्व है पापा। मुझे क्या, आपको तो पूरे देश को नाच है। हाँ मैं ना बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ और खूब पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगा और पापा आपके ही समान देश सेवा करूंगा। अच्छा पापा आप ना छुट्टी लेकर तभी आना जब हमारा पूरा कश्मीर आतंकियों से मुक्त हो जाए। और हाँ आप आओ ना तो मेरे लिए खिलौने मत लाना। यहाँ चाची, रिंकू भैया, मौसी, संदीप, दादी सब लोग बहुत खुश हैं। मेरी चिंता मत करना, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आपका लाडला बेटा राहुल। हमारी अगली प्रस्तुति है काना मात्रा। लेखिका श्रीमती सीमा व्यास।
गंभीर बातों को हास्य की चाशनी में पिरोकर कैसे अपनी बात सफलतापूर्वक कही जाए, ये देखिए गाना मात्रा में। संपादक महोदय, एक ताजा रचना प्रकाशन हेतु भेजी है। कृपया काना मात्रा देख लें और प्रकाशन का सूचना दें। काना मात्रा देख लें? अरे ये लेखक है कि तमाशा है? रमेश जी, रमेश जी। जी सर। अरे इधर आइए। आया सर। अरे जरा सीट पीछे रख के बात करिए। समझते नहीं? 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। हाँ जी सर। अब ठीक है, अब बिना कोई भूमिका बांधे और बिना कोई सीध पाए सीधे सीधे बताओ, ये काना मात्रा क्या होता है? और एक लेखक कामा को काना कैसे लिख सकता है? लेखक भी गाना ही कहना चाहता है, मामा नहीं। स्कूल में हमारे मास्टर साहब भी काना मात्रा लगाकर लिखने का कहा करते थे। गाना का मतलब होता है हिंदी। हिंदी? और तो ये बिल्ली और मैं क्यों देखूं? अच्छा, तुम्हें वैसे कुछ है तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि कहीं से जुटा कर मुझे तुम सीधे सीधे बताओ कि एक लेखक और एक संपादक, इसमें वर्तनी सुधारने की जिम्मेदारी किसकी होती? इनमें से किसी की नहीं होती सर। जिसकी जिम्मेदारी होती है उसे प्रूफ रीडर कहते हैं, और उसकी भर्ती अपने यहाँ होती ही नहीं है। अपने यहाँ होती नहीं है, मतलब हमारे यहाँ की कमियां तुम हमें गिनाओ। अरे देश पे सवार अक्ल के दुश्मन, ये जो प्रूफ रीडर की भर्ती है ना, अब ये किसी अखबार में नहीं होती है। अरे ये तो नस्ली विलुप्त होते जा रही है। सही कह रहे हैं सर, प्रूफ रीडर होता ही नहीं है। ये वो यार, अब जब प्रूफ रीडर होता नहीं है तो ये उसकी गलती कैसे होगी, ये उसकी जिम्मेदारी कैसे होगी? आपको बताएं सर, मेरा मतलब है नहीं, पर होना चाहिए। यार होना तो बहुत कुछ चाहिए है, हमारे अखबार में, हमारे दफ्तर में, हमारे घर में, हमारे देश में, लेकिन होता है क्या? अच्छा, ये देश भर में चिंता तुम छोड़ो यार, तुम तो अभी जो मसला जो चल रहा है ना, ये वर्तनी सुधारने की जिम्मेदारी है। आप बताओ। आप ही बताएं सर। अच्छा, मतलब ये भी मैं ही बताऊं है? तुम तो मुफ्त की कुर्सियां तोड़ो बैठे बैठे। अरे चलो एक बात बताओ, अगर प्रूफ रीडर हो तो वो मिलान कहाँ से करता? मूल प्रति से ही करता सर। शाबाश, मिलान मूल प्रति से करता है, और ये मूल प्रति जो है ये हम अखबार वालों को, मतलब संपादक कितना लेखक सर। लेखक बेचता है? बहुत समझदार हो यार, मेरे साथ रह लेकर तुम बहुत समझदार हो गए। और भैया, जब लेखक हमें मूल प्रति भेजता है तो इसका वर्तनी सुधारने की जिम्मेदारी लेखक की हुई ना? बिल्कुल सही कहा सर। फिर उनका विचार है सर, पर किसको रोएंगे? आप ये देखिए, ऋषि ने गजल भेज की है। हाँ, और आगे लिखा है गजल भेजती है, रचित काफिया मिला लीजिए। और आगे नाम लिखा है गजल को। ये ना अधिक बात सर, मतलब आपको गजल लिखना तक आता नहीं, और हम प्रदीप काफी मिलाने वाले कहाँ से लाए? यही तो मैं कह रहा हूँ यार रमेश जी, ये रजित काफी और काना मात्रा हम मिलाते रहेंगे तो हमारे अखबार के लिए विज्ञापन जुटाने का काम हम काबू कैसे करेंगे? सर कह रहे हैं सर, हमारा करियर तो विज्ञापन पर ही निर्भर करता है। हमारा मालिक तो विज्ञापन की जुगाड़ होने पर ही खुश होता है। अच्छा, एक बात बताओ यार, ये सारी समस्या जो है ना, ये ज्यादातर ये रजित काफिये, काना मात्रा, वर्तनी सुधारने की, ये सबसे ज्यादा समस्या किसको, मतलब सबसे ज्यादा पंचायत कौन करता है? पाठक सर। पाठक। पाठक की तो है जो फुर्सती है, दीदे गड़ाकर पढ़ता है, फिर कभी फोन खड़खड़ाकर, तो कभी पत्र लिखकर परेशान करता है। मतलब इसकी मूल समस्या जो है वो पाठक है। ठीक है, अब इस बात का हल मुझे मिल गया है। ये बात का हल मुझे अब मिल गया।
निकाला सर आपने? देखो, कल से हम अखबार में प्रकाशित करेंगे तो उसमें एक बोर्ड डालेंगे पाठकों के लिए। अच्छा सर। अखबार प्रकाशित कर दिया है, जी सर। रतीब काफिये मिलाकर काना मात्रा देखकर पढ़ ले। क्या खाकर हो निकाला सर? मान गए सर, आपका तो जवाब नहीं था। मतलब पाठक की गलती करे और पाठक ही जवाबदार, जिसकी जूती उसी का सर। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इस पंक्ति को चरितार्थ करती यह प्रस्तुति अंधविश्वास, लेखक श्री मोहन राजेश। अब लेकर आया हो इसे, जब बच्ची में थोड़ी सी जान रह गई है। अरे क्या सोया हो था अब तक? अरे सोयो ही तो थोड़ा टोटका दारू दस्ती सब कर लिया। सच्ची मात्र फायदा जो हो जब समाज की तरह। बस बस, तब जानता हूँ तुम जैसे लोगों को, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। पहले जाओगे गांव के पुजारियों के पास में प्रार्थना करवाने, फिर जाएंगे तांत्रिक बाबा के यहाँ ताबीज बनवाने, वहाँ से आराम मिलेगा नहीं, फिर जाएंगे वेद जी के पास में, वेद जी इलाज कर दो। और जब रोग लाइलाज हो जाता है तब आते हैं डॉक्टर के पास में। अरे भाई हम तो भगवान है। सारा बंद हो जाता है, मतलब दवाई लिखी दो, काम तो पूरा हो। वो तो लिख ही रहा हूँ। बहुत मेहरबानी है। ये लो 7 दिन की दवाई दी है, सुबह शाम दोनों टाइम एक करके दवाई देना और 7 दिन बाद दिखाने आना। चल चल बेटा चल। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बांध दिया। आए, चलो तुम्हारा काम हो गया, तुम निकलो। हाँ, चल बेटा देख वो टेप पे दवाई ली जो। हाँ आओ आओ मम्मी से ले टेम से दवाई ली है। हाँ आओ ला। ये आप ठीक है, किसी के सामने कुछ भी बोल देते हो। एक तो क्या थोड़ा आसपास बोले। ये यार मेरी श्रीमती जी को जानते हो ना, अब श्रीमती जी का बात को कोई मना कर सकता है भला? देखो हैं, ये जो अपने पुराने पंडित जी है ना, तो बड़वा वाले शर्मा जी, हाँ उन्होंने ही मंत्रा कर दिया हुआ है यार। और अभी पिछले कुछ समय से अपनी प्रैक्टिस थोड़ी ऐसी चल रही थी तो मैंने सोचा हमारी अगली प्रस्तुति रेत के दाने, लेखिका श्रीमती वसुधा गाडगी। मशीनी और भौतिक युग में छोटी छोटी सी बातों के लिए लोग किस तरह तरस रहे हैं, यह विचारणीय बात है। तो देखते हैं रेत के दाने में। हेलो। हाँ नमस्कार नमस्कार। अरे आपका काम हो जाएगा ना, मुझे बोला तो था। जी जी हाँ बिल्कुल चिंता न करें, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। अरे राहुल, इस बार तुम्हें अपने बर्थडे पे क्या चाहिए? कुछ नहीं पिताजी। कुछ नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो चाहिए कुछ छुपा रहे हो। बहुत शानदार तो बहुत हो। रहने दीजिए पिताजी, आप नहीं दे पाएंगे। क्या मैं नहीं दे पाऊंगा? अरे भाई ये बंगला, ये गाड़ी, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब कुछ तुम्हारा। बोलो क्या खरीदो? खरीदना नहीं है पिताजी, इस बार का जन्मदिन मैं आपके साथ मनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना वक्त दे पाएंगे? हाँ रात 11:40। लेखक श्री चैतन्य त्रिवेदी। व्यक्ति आप बीती से कैसे रूबरू होता रहता है हर रोज, और इस पीड़ा से जो गुजरता है वही समझ सकता है। तो देखते हैं रात 11:40 पर। का सफर है ये कैसा सफर।
वैसे आखिरी वाली ट्रेन आ गई क्या? मेरा 5 मिनट बोलने वाली। यहाँ पे रुकेगी ना? अरे नहीं, एक्सप्रेस है बाबूजी, कलकत्ता में निकल जाएगी। पूरे बात। गुजर गई। आखिर आखिरी गाड़ी भी गुजर गई बाबू। ये आदमी इस तरह से क्यों हंसता है? क्या बताऊं बाबूजी, 20 एक दिन पुरानी बात। वो प्लेटफॉर्म का वो कोना देखा, उसकी औरत ने 20 एक दिन पहले उस प्लेटफॉर्म के कोने से ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। तो तब से इसी समय रात के 11:40 होते ये ट्रेन गुजरती है तो ऐसा होता है। ए, पिछला बजा है 11:40 हुए। 11:40। हमारी अगली प्रस्तुति शासन, लेखक श्री मधुदीप। पत्नी को मशीन समझने की मानसिकता को बयां करती है लघु नाटिका शासन। चाय, गरम चाय। बाबूजी कितनी चाय आपकी? हो गया लाया। छोटू बेटा बाबूजी को 3 चाय देना। भैया आपकी कितनी चाय? ओ दे रहा हूँ। पार्सल दे दो बाबूजी, यही पिएंगे। ओ बाबूजी चाय। बाबू ये पार्सल हो गया अभी 4 चाय 20 रुपए चाय। ओहो तो खत्म हो गई। छोटू बेटा सुन, मैं घर जा रहा हूँ जरा शक्कर लाने। भैया के पैसे गिन करके गले में रख देना और दुकान का ख्याल रखना। आ रहा हूँ अभी 5 मिनट में, देख लेना। क्या हाल है? से सर फटा जा रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं और लगता है उठूंगी तो गिर पड़ूंगी। अरे दवाई ले ली थी? ये तो थी पर फिर भी बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। सुनो जरा जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दोगे क्या? क्या हाँ। चाय? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? चाय बना दोगे क्या? घर की महारानी है, चाय बना दे इनके लिए। अब तुम कहो तो तुम्हारे वहां भी आके दबाओ। चोरों के गुलाम जो डरे। दुकान पे शक्कर खत्म हो गई थी, वो लेने आया था। चाय बना दोगे क्या? घर का ख्याल रखना। हाँ। अगली प्रस्तुति सदा नीरा, लेखिका श्रीमती अंतरा करवड़े। जीवन मूल्यों को बचाने के लिए छोटी छोटी बातें भी कितने मायने रखती है। देखिए सदा नीरा में। आज का कथा पसंद यही तक। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। जी सर। स्वामी जी बोलो मत। सुना है यमुना नदी यम को राखी बांधती है। यमुनोत्री धाम में कुछ बड़ा आयोजन होता है। ठीक सुना। प्रत्येक वर्ष यमुना रक्षाबंधन के दिन यम को राखी बांधती है और एक ही वरदान मांगती है कि भैया जो कोई मुझ पे स्नान करे उसे कभी यम की पीड़ा न हो।
अजीब है ना यमुना, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। हाँ, ये बहनें अपने लिए कुछ नहीं मांगती। आप ठीक कहते हैं स्वामी। भैया लोग जो देते हैं उपहार, रुपया, पैसा, वो सब अपनी पसंदीदा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी, आप ठीक कहते हैं। पिछले साल मेरी बहन ने रुपयों भरा लिफाफा वापस मेरी जेब में ठूसते हुए मुझसे एक ही उपहार मांगा था, आज तक नहीं दे पाया। अरे ऐसा क्यों मांग लिया था? हाँ, ऐसा मांग लिया? मेरी बहन ने मुझसे एक ही उपहार मांगा था। भैया, ये मुंह से बहन और माँ वाली गाली निकालना बंद करो। आज तक नहीं कर पाया। आप ठीक कहते हैं स्वामी जी, सारी बहनें यमुना ही होती, लेकिन हम भाई लोग अभी शायद यम देवता से बहुत बहुत नीचे हैं। सदा नीरा यमुना इसी प्रतीक्षा में बैठी है कि भाई लोग बहनों की बातें सुने और माने। अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती कांता राय की श्रम की कीमत। अधिकांश लोगों का यही मानना है कि मजदूर होता ही है दुत्कारने के लिए, उसको कुछ लोग ही आदमी मान पाते हैं। एक सुखांत प्रस्तुति, श्रम की कीमत। ओहो, ये माली ना 2-4 महीने से गायब है। सब काम मेरे को ही करना पड़ता है। घर तो जैसे जंगल बन गया है। साहब, वो तो बगीचे की बाहर से सफाई कर दो साहब। हाँ, कर दे। कोई अरंडी काफी कांटेदार झाड़ियां हो गई है, पूरा दिन लग जाएगा साहब। अरे तो फिर बिना मेहनत के मजदूरी कौन देगा? मैं भी वही कहना चाहता था साहब, पहले रोजगार ही तय कर लेते। कितना लेगा? पूरा दिन लग जाएगा, काफी मेहनत का काम है। 250 दे देना साहब। अरे 250? अरे 5-50 रुपए की बात होती तो समझना। देखिए साहब, 100 दे देना। देख, 50 रुपए लेना हो तो ले, नहीं तो निकल। ठीक है साहब, जो आपकी समझ में आए दे देना। ठीक है, काम शुरू कर। पूरा बगीचा जंगल पूरा है, अब उनकी झाड़ियां कितनी पड़ गई, यहीं से शुरू करता हूँ। भगवान, झाड़ियां पेड़ भी भरे नहीं है। झाड़ियां अभी भी बची हैं। अरे तूने तो सवेरे 11 बजे से शाम के 6 बजे आ गई। अभी इतना था, एक लीची हो गया है वैसे। काम तो अच्छा किया। ये रखो आपके बेटे। अरे ये हाथ तो बिल्कुल नौजवान हो गए रे। क्या करें साहब, काफी पेट का सवाल है, तो रोज की बात है हमारे लिए। ये रखिए, वो 500 रुपए। 500? आप तो 100 के लिए भी मना कर रहे थे साहब, 500 दे दिए। बहुत बहुत मेहरबानी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। तूने काम भी अच्छा किया है। अगले सप्ताह फिर आएगा। बहुत बहुत मेहरबानी साहब। अगली प्रस्तुति,
गुड़िया, लेखिका श्रीमती स्वाति श्रोत्री। परस्पर भावनाओं को हम समझे तो सुखद समाधान ऐसे भी निकल सकते हैं। देखते हैं गुड़िया में। क्या कर रही हो? इंतजार कर रही हूँ शादी के इतने सालों बाद भी एक मोटी सी खरीदारी का। ओहो, देखो सुनो, रिपोर्ट कुछ भी आए, लेकिन मैं तुम्हें यूं ही चाहूंगा। अरे भाई, आई लव यू यार। रुपेश, हमेशा मजाक। अरे भाई, मैं तो तुम्हारा दिल बहला रहा था। अच्छा चलो, अपने को पिकनिक क्या चलना है? अरे ऐसे 30 त्योहार वाले दिन तुम्हें पता है ना कि कल गुड़ी पाड़वा है, सारी तैयारियां करनी है और तुम्हें अपने दोस्त के यहाँ जाने के पड़ेंगे। अरे भाई, उसके लिए समय है अभी। गुड़ी पड़वा कल है और उसके लिए हमारे पास में काफी समय है। अभी अपने को चलना चाहिए, देर नहीं करनी। अरे पर नहीं अभी, चलो बाद में कर लेंगे। चलो चलो चलो। पर सुनो, चलो देखना सवाल। अरे पर सरप्राइज है क्या तुम्हारा। मजाक है। सुमी, ये नन्हा मुन्ना बच्चा किसका है? मीना, ये मेरी बहन की लड़की है। अभी 2 दिन पहले दीदी और जीजा जी का निधन हो गया। मीना अनाथ हो गई है, अनाथ हो गई। मीना, क्या तुम इसकी माँ बनोगी? सच? हाँ नहीं, ये हो सकता है अगर तुम चाहो। सुमी, लाओ इसे मुझे दे दो। ये स्वीट है, देखो। इस गुड़ी पाड़वा पर इस गुड़िया से अच्छा कोई उपहार नहीं हो सकता है। चलो रुपेश, चलो हम घर चलते हैं और इस नन्हे मेहमान के साथ हम अपना गुड़ी पाड़वा मनाएंगे। चलो चलो। सुनी, आप भी आइए। अभी आप हो गई है तुम्हारी। श्री सतीश राठी की अगली हमारी ये लघु कथा है, खुली किताब। पुरुष की दोहरी मानसिकता कैसे रह कर सामने आती है, ये देखिए इस खुली किताब में। धन्यवाद। हमारी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है, जो चाहे सो पढ़ ले। अरे ये देखो, ये शीला है। कॉलेज में इसे सब ब्यूटी क्वीन कहते थे और ये जान छिड़कती थी हम पर। लेकिन अब तो शायद 2-3 बच्चों की मां हो गई होगी। यार एक बात बताओ, हम तो हमारी जिंदगी की किताबों के सारे पन्ने तुम्हारे सामने खोलकर हमेशा रख देते और तुम बस चुप रहकर यूं ही मुस्कुराती रहती हो। अरे भाई, कभी तुम भी तो अपनी जिंदगी की किताबों के कुछ पन्ने हमारे सामने खोलकर उसके कुछ किस्से हमें भी तो सुनाओ। अरे भाई, हम भी तो सुने, क्या राज दफन है उनमें। मैं तो तुम्हारी जिंदगी की किताब के पन्नों को पढ़ सुनकर हमेशा ही मुस्कुराती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, पूछो। अगर मेरी जिंदगी की किताब में भी कुछ ऐसे ही पन्ने निकल गए तो क्या तुम मुस्कुरा पाओगे? हमारी अगली प्रस्तुति चैंपियन, लेखक श्री पवन जैन। गला काट प्रतियोगिताओं में केवल मैं की मानसिकता के कारण
कैसे घटिया हथकंडे अपनाए जाते हैं, यह है बानकी। देखते हैं चैंपियन में। अरे श्याम, हाँ भाई। क्या मेरी टांग में चोट लगी है? नहीं नहीं तो। अरे देख देख, उसमें वजन डाल। नहीं यार, कुछ भी तो नहीं। अरे क्या नहीं तो नहीं तो लगा था। देख घुटने के नीचे कैसा नीला सा पड़ गया है। हाँ कुछ है, पर मुझे महसूस नहीं हो रहा यार। जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या हो गया श्याम? कुछ नहीं यार, ये खामखा यूं ही बस। यार तू लग रहा है कि चल रहा था, मैं तो तुरंत पूछने वाला था। नहीं यार, मुझे कुछ नहीं हुआ। वैसे एक बात बताऊं, हाँ। तू अपने शरीर को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। हर वक्त बस एक ही धुन है, कैसे भी करके मैं चैंपियन बन जाऊं। जरा अपने दाहिने कमर को वजन डाल के बता। हाँ ठीक तो है यार, कुछ भी नहीं हुआ। अरे क्या हो गया चैंपियन को? अरे यार ये दोनों खामखा टांग खींचे। अच्छा, चोट लगी है शायद। अच्छा, जरा दौड़ के दिखा दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लोग। यार लगता है कोई बड़ी प्रॉब्लम है। शायद इस साल मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाऊंगा। हाँ और मुश्किल है तेरा इस बार। हाँ। नहीं कह रहा दौड़ नहीं पाएगा जरा। साले, इनको क्या लगता है मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाऊंगा? मैं चैंपियन हूँ और मैं ही रहूंगा। अगली प्रस्तुति करामाती झोला, लेखक श्री संतोष सुपेकर। सत्ता लोलुप नेता घटिया हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाले। कैसे, देखते हैं इस करामाती झोला में। हे माँ, हे राजनीति माँ, राजनीति माँ, मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी सत्ता हमेशा बनी रहे। जा वत्स, तू ही राज करेगा। अब वो तो करूंगा मैं माते, पर कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरी सत्ता निष्कंटक चलती रहे। कुछ खास। खास? हाँ माते। ये ले वत्स, ये झोला लेकर जा। पर ध्यान रखना, इसे अभी नहीं खोलना है। झोला? पर माते, इसमें है क्या और इसे कब खोलना है? वत्स, इसमें झगड़े, फसाद, दरारें, धर्मांधता, भ्रष्टाचार खूब मात्रा में भरे हुए हैं। जब कभी तू संकट में हो या तेरे ऊपर कोई प्रभावी जन आंदोलन हावी हो जाए, तब तू इसे बड़ी तरकीब से पूरे समाज में फैला देगा। तेरी विजय होगी। धन्य हो, धन्य हो राजनीति माँ, धन्य हो, धन्य हो। तब से लेकर आज तक हर सत्ताधारी नेता अगले सत्ताधारी नेता को इस झोले को सौंपता आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। आत्म प्रशंसा और आत्ममुग्धता से भरे भले ही कुछ लेखक हो, पर अछूते नहीं है। कैसे, अभी दिखाते हैं अभिमत में। लेखक श्री ब्रजेश कानूनगो। अरे शर्मा जी। अरे साधुराम जी, नमस्कार। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और बधाई हो आपको, आपकी नई किताब पढ़ी कविताओं की। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। आप कुछ सामग्री में भी तो कही। सामग्री भी बढ़िया ही है, कागज की क्वालिटी बहुत उत्तम। साधुराम जी, मेरे कहने का मतलब है मेरी कविताओं पर अपना अभिमत व्यक्त कीजिए। अब शर्मा जी, प्लेट पर जो वरिष्ठ कवियों ने लिख दिया है, उससे भला बेहतर और मैं क्या कह पाऊंगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मेरी कविताओं पर जो आपका अभिमत होगा वो मौलिक ही होगा ना। प्लेट पर जो वरिष्ठ कवियों ने ब्लर्ब लिख दिया है, वो क्या मौलिक नहीं है? हाँ? अब आपको क्या बताऊं, वो मैंने ही लिखा है उनकी तरफ से। और पिछले सप्ताह जो अखबार में प्रकाशित हुआ था, उसमें भी आलोचकों ने बड़ी प्रशंसा की आपकी कविताओं की। और आपको क्या बताना, वो भी रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा।
लगता है ये भी मुझे ही लिखना पड़ेगा इनकी तरफ से। हमारी अगली प्रस्तुति अयोग्य। लेखिका श्रीमती शील कौशिक। निराशा और असफलता परिवार के सदस्यों के बीच वैमनस्य न पनपने दे, इसके लिए क्या न करें, इसको समझे। देखते हैं अयोग्य। ए ज्योति, कहाँ मर गई? हाँ माँ, क्या कह रही हो? अभी तक कपड़े भी नहीं धुले तेरे, कोई काम नहीं करती ढंग से, बैठी रहती है घर में दिन भर, पता नहीं क्या करेगी। वो तेरी सहेली कृतिका को देख, अरे समय पे शादी की, समय पे बच्चे हुए और अब आराम से रह रही है, और तू पड़ी है सड़ी है यहाँ पर। जा जाके कपड़े धो। बस माँ बस, महीने भर से देख रही हूँ तुम बहुत बदल रही हो माँ। रोज मुझे पानी पी पी कर कोसती रहती हो। अब कहोगी सुमी को देख, अपने मन से लड़का ढूंढ लिया, लड़का होशियार और पैसे वाला है। नेहा को देख, क्या हाथ मारा है, लड़का क्लास 1 ऑफिसर है। पर माँ, मैं तो तुम्हारे हर बात को मानती आई हूँ, तुम्हारे दिए संस्कारों को निभाती और मानती आई हूँ। ज्यादा बोलना नहीं, लोगों से घुलना मिलना नहीं, सीधे घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, उसके बाद बस बस बहुत पढ़ ली, नौकरी तो करनी नहीं है। ये सारी पाबंदियां माँ आप नहीं लगाई थी ना मुझ पे। और हाँ माँ, तुम ही थी ना जो गली मोहल्ले की औरतों के बीच जाके मेरे नाम की शेखी बगाती, थकती नहीं थी और कहती थी कितनी प्रतिभाशाली और होशियार है मेरी ज्योति। देखना, उसे रिश्तों की कोई कमी नहीं रहेगी, कोई भी आके उसका हाथ मांग के ले जाएगा। और हाँ, कोई हाथ नहीं मांगने आया या आप कोई अच्छा लड़का ना ढूंढ सके तो मैं अच्छी लड़की से बुरी लड़की हो गई, सुयोग्य से अयोग्य हो गई माँ। ज्योति डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल की जान। देखते हैं ये प्रस्तुति। सर्वधर्म संभाव ही समाज को समरस बना सकता है, उसकी जड़ इस तरह से भी मजबूत की जा सकती है। कैसे, देखते हैं जानने। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वैलुल्लिकुल्लि उमाजतिल्लुमाज। याद। अरे ये क्या बोल रहे हो? कभी मंत्र बोलते हो और कभी आयत पढ़ते हो। अब्बा, हाँ, हम सभी मित्रों ने यहाँ तय किया है कि मैं उन्हें आयतें सिखाऊंगा और वो मुझे मंत्र सिखाएंगे। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हम एक दूसरे को समझ सकेंगे और भाईचारा भी बढ़ेगा। हाँ अब्बा, वो तो है, लेकिन आज जिंदा रहने के लिए ये सब करना तो बहुत जरूरी हो गया। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए अब्बा, इस बार के दंगों में हिंदुओं ने हिंदुओं को इसलिए मारा क्योंकि वो मंत्र नहीं बोल पाए, और ठीक ऐसा ही मुसलमानों ने भी किया। उन्होंने एक लड़के को रोका और उससे आयतें पूछी, वो बेचारा नहीं बता पाया तो तुरंत उसके पेट में छुरा घुस गया, जबकि दोनों एक ही मजहब के थे। इसीलिए हमें लगा कि आज जिंदा रहने के लिए ये सब करना तो बहुत जरूरी हो गया है। अब करे भी क्या अब्बा, जान है तो जहान है। अगली प्रस्तुति भीख। लेखिका श्रीमती ज्योति जैन। कथनी और करनी का फर्क है दैनिक जीवन में कदम कदम पर स्पष्ट दिखाई देता है, इससे बचकर रहना जरूरी है। कैसे, देखते हैं भीख में। आजा आजा, भूख लगी है, रुक अभी तेरे लिए कुछ करता हूँ। अरे रोता क्यों है पगले, मैं हूं ना। आजा आजा, रो मत। साहब बच्चा भूखा है साहब, कुछ खाने के लिए हो तो दो ना साहब। 2 दिन से बच्चे ने कुछ नहीं खाया है साहब।
क्या तुम भीख मांगते रहते हो, और वो भी वो बच्चे को मोहरा बनाकर? कुछ काम धाम क्यों नहीं कर लेते? साहब मैं भी काम करना चाहता हूँ, पर आसानी से मिलता नहीं। आप मुझे काम दीजिए ना साहब, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ साहब, मुझे काम दीजिए मेहरबानी करके साहब। ये रखो, काम दे दो इसको। यही तो बात है साहब, यही तो बात है। भीख तो सभी देते हैं, पर काम कोई नहीं देता साहब, काम कोई नहीं देता। हमारी अगली प्रस्तुति भंग होता एहसास। लेखक श्री पवन शर्मा। पारिवारिक परस्पर व्यवहार को छोटी बातें भी शिद्दत से बोलती है। ध्यान रहे कैसे, इस प्रस्तुति में देखते हैं भंग होता एहसास। हाँ सही कह रही हो, तकरीबन 1.5 घंटा लेट हो गई ट्रेन शायद। देखो अभी तक सिग्नल भी नहीं हुआ। बाबूजी आप निकल जाएं लगता है, क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया है, फिर आपको ड्राइव करने में तकलीफ होगी। कोई बात नहीं, निकल जाएंगे। नहीं पापा जी, ठीक है, ठीक है, हम निकल जाएंगे। अरे मोनू बेटा, अब तुम कब आओगे? देखो माँ कब छुट्टियाँ मिलती हैं, इस साल तो मुश्किल है। तुम लोगों के जाने से घर सूना हो जाएगा रे। हाँ माँ कह तो सही रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। हमें कितनी देर लगेगी अभी? अभी ट्रेन छूटने की टाइम है। वो देखो, वो सिग्नल हो गया। अब चलिए, अब चलिए। चलिए चलिए बाबूजी, ख्याल रखिएगा। चलो देखो। पहुंच कर फोन करना। हाँ। ये अचानक इससे क्या हो गया? आया, बहू और बेटे को लेके चला गया। पहले तो ऐसा नहीं था। छोटा था तो कहता था, अम्मा बुढ़ापे में तुम्हें अपने साथ रखूंगा, अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब आया और बहू को लेके चला गया, मुझे पूछा भी नहीं। अम्मा चलोगी साथ में? कोई बात नहीं, उन्हें उनकी जिंदगी जीने दो, हम अपनी जिंदगी आ जाओ। माँ। लेखक श्री सूर्यकांत नागर। माँ एक सुखद एहसास। माँ के भाव को केवल माँ होकर समझा जा सकता है। प्रस्तुत उदाहरणों के कारण ही माँ को एक शब्द में लिखा महाकाव्य कहते हैं। देखते हैं माँ में। पड़ोसी पुष्पा श्यामा चाची को इतनी ढेर सारी रोटियां खाते हुए देख बहुत ही हैरान थी। सब्जी से भी बड़ी ही प्यारी सुगंध आ रही, पर अचानक क्या हुआ? बूढ़ी लाचार खुद का तो होता नहीं, दूसरों का करने चली है। बहू बेटे ने भी अलग कर दिया। कुछ दिनों तक तो ऊपर से खाना आ जाता था, पर जब देखा कि खाना बासी बचा कुचा ऐसा खराब ही रहता, तो चाची ने खुद के लिए जैसे तैसे 2 रोटियां बनाना शुरू कर दिया। पर आज पुष्पा हैरान है, चाची क्यों ऐसे खाना बनाते थे, क्योंकि आज चाची के चेहरे पे थकान और शिकन नहीं है। आज चाची के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान, अलग ही अंदाज में वो अपने काम कर रही है। अरे चाची, इतना सारा खाना, कोई मेहमान आने वाला है क्या? अरे भला मेरे यहाँ कौन आएगा? तो इतना सारा खाना क्यों? ये तो बच्चों के लिए बनाया है। बच्चों के लिए? वो बच्चे जिनके बड़े तुम्हें प्यार नहीं करते, तुम्हारा सम्मान नहीं करते? अरे आज क्या हुआ, ऊपर गैस खत्म हो गई, शायद खाना नहीं बना। बच्चे तो ब्रेड खा के चले गए और लगता है बहू और बेटे तो ऐसे ही चले
शाम को जब बहू बेटे थके हारे आएंगे, बच्चे स्कूल से आएंगे, तो भला उन्हें भूखा कैसे रख सकती हो? लेकिन चाची, अरे लेकिन क्या, एक बार बेटे बहू को भूखा रख सकती हूँ, पर उन तीनों बच्चों का क्या? तीनों बच्चे? हाँ, तो वो जो स्कूल से आने वाले हैं, और एक वो जिसे मेरी बहू जन्म देने वाली है। अगली प्रस्तुति कल, आज और कल, लेखक खलील जिब्रान। जिंदगी को समझने और समझाने के लिए बड़े बड़े उदाहरण देना बिल्कुल आवश्यक नहीं होते। ये काम ऐसे भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं इस प्रस्तुति को, कल, आज और कल। दोस्त, हाँ, वहाँ उसकी बाहों में झूलती हुई उसे देख रहे हो? हाँ कल तक वो मेरी बाहों में झूला करती थी। हाँ, और कल कल इसी तरह मेरी बाहों में भी झूलेगी। वो देखो, वो कैसे उसके साथ सटकर बैठी हुई है। पर वो इसी तरह से मेरे साथ भी सटकर बैठा करती है। वाह वाह, और कल ठीक इसी तरह मुझसे भी सटकर बैठेगी। वो देखो, वो कैसे उसकी प्याली से वाइन पी रही है। पर इसी तरह उसने मेरी प्याली से भी वाइन पिया। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, कल वो इसी तरह मेरी प्याली से भी वाइन पिएगी। वो देखो, वो उसे कितने प्यार से निहार रही है। कल इसी तरह उसने मुझे भी निहारा। और कल ठीक इसी तरह मुझे भी निहारेगी। तुम्हें उसके कानों में गुनगुनाते हुए गीत सुनाई देते? कल यही गीत उसने मेरे लिए भी गुनगुनाया। वाह, और कल वो यही गीत मेरे कानों में भी गुनगुनाएगी। वो देखो, वो किस तरह से उसे अपने आलिंगन में ले रही है। कल इसी तरह से उसने मुझे भी अपने आलिंगन में लिया। हे भगवान, हाँ तो उसमें क्या हुआ, कल वो मुझे भी इसी तरह अपने आलिंगन में ऐसे ही बांधेगी। क्या आपको नहीं लगता ये कितनी अजीब औरत? नहीं दोस्त, ये न लड़की है न औरत, ये तो जिंदगी है जो हर व्यक्ति को अपना लेती है, और मौत जो हर व्यक्ति को अपना लेती है। ये कभी न खत्म होने वाला अनादि और अनंत काल है जो सबको अपने में समा लेता है। नया नारा, लेखक श्री बलराम अग्रवाल। एंग्री यंग मैन केवल सिनेमाई नारा नहीं होता, उसके जीते जागते पात्र अपने आसपास भी मिल सकते हैं, बस दृष्टिकोण चाहिए। देखते हैं नया नारा। इनकिलाब, इनकिलाब, इनकिलाब। जंगी जब नारे बोलता है तो उसके गले की सारी नसें हवा में उठे उन सैकड़ों हाथों की तरह उठ खड़ी होती है। नारे का सिर्फ आधी पदी वो बोलता है, उत्तर पद शेष मजदूरों द्वारा बोले जाने के लिए छोड़ देता है, और इस तरह वह उनके गले की आवाजों से पता कर लेता है कि हड़ताली मजदूर किस हद तक उसका साथ दे रहे हैं। नौकरी के प्रारंभिक 4 साल उसने भी आम मजदूर की तरह ही नारों के उत्तर पद बोलकर गुजारे। इसीलिए हड़ताल से फूट चुके गले की आवाज व जोशीली आवाजों का अंतर वो भली प्रकार समझता है। 12 साल पहले मजदूर यूनियन के अध्यक्ष की हैसियत से जब ये नारा उसने हवा में ताना था तो खान उसको एक तरफ लेके गए और उसने कहा, क्या बेवकूफ जैसी बातें करता है। इनकी लाश में इनकलाब होता है, और इसके बाद झंडाबाद नहीं जिंदाबाद बोलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, यह है असली नारा। जानता हूं, खूब अच्छी तरह से जानता हूं। फिर जानबूझकर भी? हाँ, जानबूझकर भी। अगर मांगे पूरी नहीं की तो इनकी लाश भी करूंगा और झंडे पर लटका दूंगा सालों। लेकिन फिर असली नारा? अरे क्या होता है असली नारा? नारे बनाए जाते हैं, रटे नहीं जाते। इनकलाब जिंदाबाद ये मांगे पूरी हो जाने के बाद का नारा है। शोषण के खिलाफ महज आवाज नहीं, हथियार भी उठाऊंगा मैं। जब तक दमन चलता रहेगा
तब तक मैं यही कहता रहूंगा। इंकिलाब! 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 हमारी अगली प्रस्तुति किराए की कोख, लेखक श्री भगीरथ परिहार। आधुनिक कहलाने के फेर में व्यक्ति अपने स्वाभाविक जीवन से भी भाग रहा है, फिर भी यदि समय रहते चेत गए तो ठीक है। देखते हैं किराए की कोख में। रंजन, तुम्हें संतान चाहिए? चाहिए मतलब? तुम्हें नहीं लगता? नहीं नहीं, चाहिए तो, लेकिन लेकिन क्या? मुझे लगता है थोड़ा ठहरा जाए। राजा, अरे भाई 32 की हो रही हो, फिर कंसीव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसका भी हल है मेरे पास, चाहो तो अभी कर लो। अभी कर लो? सच में? दिल से कह रही हो? पर तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि हल क्या है। अरे तो भाई जल्दी से बताओ, सोच क्या रही हो? मैं सोच रही हूँ हाँ। कि हम किराए पर कोख ले लें। किराए पर कोख ले ले? टेस्ट ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाएगी और एम्ब्रियो को किराए की कोख में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। लेकिन किराए की कोख किस लिए, जब तुम कंसीव कर सकती हो? अरे बाबा, करियर पे ध्यान देना है और प्रसव पीड़ा, डिलीवरी के बाद की दर्द तकलीफें, ना बाबा ना, मुझसे तो नहीं होगा। फिर फिगर डिसफिगर होने का भी तो अंदेशा होता है, मुझसे नहीं होगा प्लीज। मुझे नहीं लगता कि ऐसी संतान में कोई अपनापन रहेगा, और फिर किराए की माँ तो असली माँ हो जाएगी। और बच्चे को जन्म देना माँ की समस्या कैसे? अरे माँ की ममता का क्या करोगी? और फिर बच्चा जब बड़ा होकर ये जानेगा कि तुम उसकी असली माँ नहीं हो, तब तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ, तुम कह तो ठीक रहे हो, पर अरे भाई, बच्चे को जन्म देने में ही माँ की ममता और पिता का प्यार जगता है। अरे यही तो प्रकृति का आयोजन है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अगर संतान चाहिए तो माँ बनने में कैसे दिक्कत? ये हुई ना बात? यस। हुर्रे! अंतिम प्रस्तुति कैसा देश कैसा धर्म, लेखिका डॉक्टर चंदा सायता। भोगा हुआ यथार्थ व्यक्ति का आजीवन पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि लाइलाज नासूर बन जाता है। देखते हैं कैसा देश कैसा धर्म। इंसानों से ये पंछी बेहतर है, इंसानों से ये पंछी बेहतर है। तभी मुझे शायर की वो पंक्ति याद आई, जिसमें शायर कहता है, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं पाकिस्तान बनाया, हमने कहीं भारत कहीं पाकिस्तान बनाया। कहते हैं कि जहाँ बहुत सारे बातें और बहुत सारे शब्द वो बात नहीं कह पाते जो तालियां कहती हैं, तो आज के इस लघु कथा सम्मेलन का ये चरमोत्कर्ष हमें देखने को मिला, और आपकी तालियां इस बात की गवाह हैं कि किस तरीके से हमने इस चरमोत्कर्ष को एंजॉय किया। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष होने के नाते पथिक रंग समूह और उसके सभी रंगकर्मियों को मैं सच में हृदय से अशेष साधुवाद देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसका तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से स्वागत करें। मैं जिस तरीके से लघु कथाओं का मंचन हमने देखा, लघु कथा के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि रंग खुशबू हूं, कि रंग खुशबू हूं, बिखरने से न रोके कोई, और अगर बिखर जाऊं तो मुझको ना समेटे कोई, मुझको ना समेटे कोई। वैसे तो मैं समझता हूं कि मेरे पास वो शब्द नहीं है कि जो मैं अनुभूत कर रहा हूं अभिव्यक्ति को आप तक पहुंचा सकूं, पर फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि इन रंगकर्मियों को देखकर और इनका जो निर्देशन कर रहे हैं आदरणीय नंद किशोर जी और सतीश श्रोत्री जी, कहते हैं कि वे, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि वे
स्वर्णिम सी आभा और जौहरी की परख रखते हैं, वे तपे स्वर्ण सी आभा और जौहरी सी परख रखते हैं, तभी उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कहानियों में, लघु कथाओं में अंत ही रहती है, शेष रहती है, जिनको समझना होता है, उनको समझकर हम लोगों के समक्ष बखूबी इतने तरीके से पेश किया कि मैं समझता हूँ कि जितने भी दर्शक श्रोता यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने आज की शाम को सबसे बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया होगा और इसके लिए पूरी टीम को एक बार फिर से बधाई। लघु कथाओं का सबसे कठिन पक्ष होता है कि कम शब्दों में ऐसी बात को कहना जो आप स्वयं समझ पाएं और उसके मंचन में इस बात को, इस चरमोत्कर्ष को, इस उत्कर्ष पर लाना कि बिना कहे वो आप तक पहुंच पाए। और मैं समझता हूं कि आज जितनी भी लघु कथाएं हमारे समक्ष में रंगमंच की गई, शायद ही कोई ऐसी कथा होगी जिसको हम बिना कहे भी ना समझ पाए हों। इसके लिए एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत है। क्योंकि मंच लघु कथा का है तो मैं यही बात करना समाप्त करना चाहूँगा दो पंक्तियों के साथ कि रात भी बहुत बाकी है, रात भी बहुत बाकी है और अभी नहीं सोना है, रात भी बहुत बाकी है और अभी नहीं सोना है। लघु कथाओं के मंचन का, लघु कथाओं के मंचन का एक वृहद बीज बोना है, अभी बोना है। थैंक यू। थोड़ा सा इन्होंने इतना किया उसके लिए हम थोड़ी छोटा सा एक सम्मान इनके लिए करना चाहते हैं। मैं चक्रपाणी जी से और दीपक जी से अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले सतीश चौधरी जी का सम्मान करें।